हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। हम इवोल्यूशन चैप्टर को कंप्लीट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर की एक एक टॉपिक को हम डिटेल में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इवोल्यूशन क्या होता है ये हमें समझना होगा। देखिए, इवोल्यूशन का मतलब होता है अ प्रोसेस दैट रिजल्ट्स इन हेरिटेबल चेंजेस इन द पॉपुलेशन ओवर मैनी जनरेशंस and finally leads to the diversity of organism। इवोल्यूशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके जरिए हमारे अंदर या हमारी किसी भी पॉपुलेशन के अंदर चेंजेस आते हैं और फिर वही चेंजेस हमारी जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते रहते हैं और फाइनली एक नई स्पीशीज फॉर्म हो जाती है एंड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मैनी स्पीशीज दैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। इवोल्यूशन से इतनी सारी स्पीशीज फॉर्म हुई है। क्वेश्चन ये होता है कि सारी स्पीशीज बन सकती कैसे हैं, आखिर कैसे इवोल्यूशन प्रोसेस पूरा कंप्लीट है, कैसे नई स्पीशीज बन रही हैं। इन सब चीजों को समझने से पहले हमें एनसीईआरटी के दिए हुए कुछ टॉपिक्स को समझना होगा। जैसे एनसीईआरटी में सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुआ, ओरिजिन ऑफ अर्थ कैसे हुआ। फिर उसके बाद हम समझेंगे कि अर्थ पर लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ। फिर लाइफ के ओरिजिन के बाद हम समझेंगे कि कैसे एक सेल बनी और फिर उसके बाद इतनी सारी नई नई स्पीशीज बन गई, इतने सारे ऑर्गेनिज्म बने, इतनी बायोडाइवर्सिटी क्रिएट हुई। तो इस चैप्टर में हमें सीक्वेंस से सबको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे क्या, हाउ द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हैड अकर्स। ठीक है, पहले यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ। तो यूनिवर्स के ओरिजिन से पहले देखिए, स्टडी ऑफ यूनिवर्स को हम क्या कहते हैं, कॉस्मोलॉजी कहते हैं। यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में सबसे ज्यादा वाइड एक्सेप्टेड थ्योरी जो थी वो थी हमारी बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है कि पहले जितना भी मैटर था वो एक स्मॉल पॉइंटेड लाइक बॉल लाइक स्ट्रक्चर में इनकोडेड था। फिर उस बॉल लाइक स्ट्रक्चर में एक ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ और उससे बहुत सारा मैटर एंड एनर्जी प्रोड्यूस हुई। वो एनर्जी एक्सपेंड होती गई, एक्सपेंड हुई तो उससे टेम्परेचर डाउन हुआ होगा और धीरे धीरे हीलियम और हाइड्रोजन जैसी गैसेस का फॉर्मेशन हुआ। फिर धीरे धीरे चलता रहा टाइम और इन्हीं गैसेस का कंडेंसेशन हुआ ड्यू टू ग्रेविटी और इस कंडेंसेशन से क्या हुआ, गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हुआ। यूनिवर्स फॉर्मेशन के बाद जब गैलेक्सीज फॉर्म हुई तो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ और अर्थ का जो फॉर्मेशन हुआ वो लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स अगो हुआ था। देखिए, जिस समय अर्थ का फॉर्मेशन हुआ उस समय अर्थ सरफेस पर CO2, मीथेन, वाटर वेपर एंड अमोनिया जैसी गैसेस हमारी सरफेस पर थी जो कि मोल्टन मास से रिलीज हो रही थी लगातार। इन गैसेस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, वाटर वेपर। अब देखिए, जैसे ही वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में था उस समय हमारे पास ओजोन लेयर थी नहीं। ओजोन लेयर नहीं थी तो यूवी रेस सन से आ रही थी और इन यूवी रेस ने वाटर वेपर में जो वाटर के मॉलिक्यूल्स थे उनको स्प्लिट किया हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस में। हाइड्रोजन तो रिलीज होकर हमारे एटमॉस्फेयर में आ गया और ऑक्सीजन गैस ने क्या किया, अमोनिया और मीथेन के साथ मिलकर CO2 एंड वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया। CO2 वाटर मॉलिक्यूल के अलावा और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल का धीरे धीरे फॉर्मेशन होता रहा। लेकिन अब हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज आ गई थी, क्या होता, वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल जो कि बाद में टेम्परेचर डाउन होने के साथ कंडेंस हुआ, रेन की फॉर्म में ये अर्थ पर आया और इसने ओशन का फॉर्मेशन किया। अब ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हो गया। देखिए, जैसे ही ओजोन लेयर बनी हमारे एटमॉस्फेयर में वहां से यूवी रेस का आना ब्लॉक हो गया और यूवी रेस का ब्लॉक होते ही अब हमारे अर्थ पर केवल एक ही सोर्स ऑफ एनर्जी था, वो क्या था, सन। अब देखिए, लाइफ का ओरिजिन कब होता है, ये सब होने के यानी अर्थ के फॉर्मेशन बनने के लगभग 500 मिलियन ईयर्स बाद हमारी अर्थ पर लाइफ का ओरिजिन होता है। किसका ओरिजिन हुआ, लाइफ का। तो अब हम अगला टॉपिक क्या समझेंगे कि लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे एक पहली सेल बनी जिसका नाम था थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। देखिए, इस थ्योरी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, ये थ्योरी हमसे कहती है कि लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म वाज क्रिएटेड बाय गॉड। उनका कहना है कि गॉड ने ही सबको बनाया है। दूसरा पॉइंट इस थ्योरी का ये था कि जो डाइवर्सिटी अर्थ पर है वो हमेशा सेम रहती है, यानी सिंस क्रिएशन एंड विल रिमेन द सेम इन फ्यूचर। यानी ये कह रहा है कि डाइवर्सिटी कभी नहीं थी, जैसे यानी डाइवर्सिटी
रिमेन सेम का मतलब है कि जब से अर्थ का ऑरिजिन हुआ है तब से जितनी स्पीसीज थी और हमेशा इतनी ही रहेंगी। तीसरा पॉइंट ये कहते हैं कि यानी जो अर्थ है वो बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, केवल 4000 साल पुराना है। तो ऑब्वियस है कि इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया, कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, इसलिए थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन वाज रिजेक्टेड। इसके बाद हमारी अगली थ्योरी आती है पेंसपर्मिया थ्योरी। पेंसपर्मिया थ्योरी क्या कहती है? इसके अकॉर्डिंग लाइफ का जो ओरिजिन हुआ है अर्थ पर, ये स्पोर के फॉर्म में हुआ है। और ये स्पोर कहां से आया होगा? इट कम्स फ्रॉम द आउटर स्पेस। ये किसी दूसरे स्पेस से लाइफ का ओरिजिन हुआ है अर्थ पर एक स्पोर्स की फॉर्म में, और फिर उसी स्पोर से इतने सारे अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुए होंगे। इस थ्योरी का नाम रखा गया पेंसपर्मिया थ्योरी। तो ये भी थ्योरी क्या हुई? रिजेक्ट कर दी गई। हमारे पास थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। देखिए इस थ्योरी को एबायोजेनेसिस थ्योरी भी कहा गया। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी थी। इस थ्योरी का मानना था कि लाइफ का जो ओरिजिन हुआ है वो नॉन लिविंग थिंग से हुआ है। और नॉन लिविंग थिंग्स भी कैसे? जैसे आपका डिकेइंग, सड़ी गली चीजें, स्ट्रॉ, मड, यानी इनका मानना था कि फिश का, माइस का, मॉस्किटो का, इंसेक्ट्स का, इन सभी का जो फॉर्मेशन है वो नॉन लिविंग चीजों से हुआ है। बेकार की चीजें, सड़ी गली चीजें, मिट्टी से, स्टैग्नेंट वाटर से, यानी इनका मानना था कि स्पॉन्टेनियसली ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपने आप प्रोड्यूस हो जाता है। तो ऑब्वियसली इसका भी कोई साइंटिफिक एविडेंसेस नहीं है, कोई साइंटिफिक ग्राउंड नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी बायोजेनिक ऑरिजिन ऑफ लाइफ। ये बायोजेनिक ऑरिजिन ऑफ लाइफ का मतलब क्या है? यानी इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लुईस पास्चर नाम के एक साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट के जरिए ये समझाया कि लाइफ का जो ऑरिजिन हुआ है अर्थ पर वो किसके थ्रू हुआ है? वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही हुआ है। यानी कहने का मतलब है ऑरिजिन ऑफ लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। अब देखिए इन्होंने ये ऐसे नहीं कह दिया, इसके लिए इन्होंने बाकायदा एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे लुईस पास्चर एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है या स्वाननेक एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। इन्होंने क्या किया? एक फ्लास्क लिया और इस फ्लास्क को प्री स्टरलाइज कर लिया था, फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इस फ्लास्क के अंदर क्या रखा? इन्होंने कुक्ड मीट रखा। मीट को रखने के बाद इसको पूरा कवर्ड कर दिया। एक दूसरा फ्लास्क लिया, इसमें भी मीट रखा लेकिन इसको अनकवर्ड रखा। फिर थोड़े दिनों बाद देखा कि ये जो कुक्ड मीट है ये तो कवर्ड है, तो इसमें तो कोई फ्लाइज या मॉस्किटो, कोई इंसेक्ट वगैरह इसमें एंटर नहीं कर पाया, लेकिन इसमें मक्खी वगैरह, मॉस्किटोज वगैरह एंटर किए होंगे। तो उन्होंने यहाँ पे अपने एग लेइंग कर दिए और उस एग लेइंग से स्पोर फॉर्मेशन से क्या हुआ? न्यू ऑर्गेनिज्म इसमें देखे गए। तो यानी यहाँ पे उन्होंने सीधा सीधा कंक्लूजन क्या दिया कि लाइफ का जो ओरिजिन हुआ है वो इसमें नहीं हुआ लेकिन इसमें हुआ है। इसमें क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कवर्ड था, इसमें यहाँ पहले से कोई नहीं आ पाया, लेकिन ये अनकवर्ड था इसलिए यहाँ पे मॉस्किटोज है, फ्लाइज है, वो यहाँ एंटर किया होंगे और उन्होंने एग लेइंग किया, इसलिए यहाँ पे लाइफ का ओरिजिन हुआ है। तो यानी लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। यानी इन्होंने सीधे सीधे स्पॉन्टेनियस जनरेशन या थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस को क्या कर दिया? कंप्लीटली डिस्कार्ड कर दिया। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी थी इस चैप्टर की जिसका नाम था केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। इसको ओपेरिन और हेल्डेन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, इसे इसलिए ओपेरिन और हेल्डेन थ्योरी भी कहा जाता है। ऑरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में इस थ्योरी ने सबसे ज्यादा एकदम क्रिस्टल क्लियर एक्सप्लेनेशन दिया। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइफ का जो ओरिजिन हुआ है वो केमिकल सब्सटेंसेस से हुआ है। केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस कैसे हुए वो हम समझते हैं। इनका मानना था कि जो अर्थ पर प्रिमिटिव कंडीशंस रही होंगी वो थी हाई टेम्परेचर, जो कि वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से हो रहा था और लाइटनिंग की वजह से हो रहा था। हाई टेम्परेचर के साथ साथ अर्थ का जो एटमॉस्फेयर था वो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। इसका मतलब यहाँ पर कोई ऑक्सीजन नहीं थी, पहले CO2 था, वाटर था, मीथेन था, अमोनिया गैस थी। जब ये सारी गैसेस थी, धीरे धीरे अर्थ का टेम्परेचर जब कूल डाउन हुआ होगा तो यहाँ पर रेनफॉल हुआ होगा और इस रेनफॉल के साथ ही ये सारी गैसेस मिक्स होकर इस पानी में आ गई होंगी और इस वाटर के अंदर धीरे धीरे इन गैसेस के एलिमेंट से कंडेंसेशन होने के बाद क्या बने होंगे? सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने होंगे। ये सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? जैसे सिंपल शुगर हो गई, जैसे अमीनो एसिड्स हो गए, जैसे फैटी एसिड्स हो गए, और ये सारे कंपाउंड्स धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो गए होंगे?
कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में, और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड फिर बाद में क्या हुआ, किसमें कन्वर्ट हो गए, किसी सेल में, और इस तरीके से लाइफ का ओरिजिन हुआ। यानी ये मानना था किसका, ओपेरिन और हेल्डेन का। तो यानी इन्होंने सीधे सीधे कंक्लूजन क्या दे दिया कि लाइफ कम्स फ्रॉम दीज सिंपल इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। कि ओपेरिन हेल्डेन की बात को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए यूरे एंड मिलर ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम मिलर एक्सपेरिमेंट भी है, और इस एक्सपेरिमेंट को जिस एपरेटस से बनाया गया, देखा गया, इसे मिलर एपरेटस भी कहा जाता है। देखिए, ओपेरिन और हेल्डेन की बात को प्रूव करने के लिए जितनी भी प्रिमिटिव कंडीशन है ओपेरिन और हेल्डेन ने बताई थी, वो सारी लैब में क्रिएट की मिलर और यूरे ने। कैसे, इन्होंने एक ग्लास का फ्लास्क लिया, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाए, और इलेक्ट्रोड लगा के इसका टेम्परेचर हाई कर दिया, लगभग 800 डिग्री सेल्सियस। इतना हाई टेम्परेचर करने के बाद इस फ्लास्क में वो सारी गैसेस भर दी जो भी उस समय अर्थ में रही होंगी, जैसे मीथेन, अमोनिया, CO2, हाइड्रोजन गैसेस। यानी इन्होंने कहा जैसे ये अर्थ है जिसका हाई टेम्परेचर है, ये फ्लास्क की अर्थ रहा होगा, जैसे ये फ्लास्क है ऐसा अर्थ रहा होगा, 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर हो गया काफी, सारी गैसेस इसके अंदर भर दी। या साइड में एक वाटर पंप लिया हुआ है, यहां से वाटर को ऊपर से फ्लो कराया होगा इसके ऊपर से। तो इसे मान लिया कि जैसे रेन हुई होगी अर्थ पर, यहां से जब अर्थ पर रेन हुई होगी तो वाटर नीचे आया होगा और वो यहाँ कंडेंसर में कूल होके यहाँ एक जगह इकट्ठा हुआ होगा, इसको ओशन मान लिया। तो इन्होंने देखा कि थोड़े दिनों बाद जब ये पानी ऊपर से स्प्रिंकल करके नीचे आता है और यहाँ इकट्ठा होता है, तो इस वाटर के अंदर सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यहाँ पर देखे गए, सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। यानी पानी के अंदर कौन से सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थे, जैसे सिंपल शुगर हो गए, जैसे अमीनो एसिड्स हो गए, जैसे फैटी एसिड्स हो गए, जैसे नाइट्रोजनस बेसिस हो गए। यानी जब यहाँ पर इन मॉलिक्यूल को देखा गया तो केमिकल इवोल्यूशन का जो आइडिया था उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। ठीक, क्यों? क्योंकि थोड़े दिनों बाद यही मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट हो गए, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे जैसे आपके पॉलीसेकेराइड्स बन गए, प्रोटीन बन गई, फैट बन गए, और यही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल माइट बी कन्वर्टेड इनटू द फर्स्ट सेल। ये किसमें कन्वर्ट हो गए, फर्स्ट सेल में कन्वर्ट हो गए, और इस तरीके से लाइफ का ऑरिजिन हुआ होगा। तो मिलर एक्सपेरिमेंट ये प्रूव करता है कि जो ओपेरिन और हेल्डेन ने कहा था कि लाइफ का ऑरिजिन इन केमिकल मॉलिक्यूल से हुआ है, वो यहाँ पर प्रूफ हो जाता है। तो सबसे पहली जो लाइफ इस अर्थ पर बनी होगी वो एक सेल की फॉर्म में बनी होगी, जिसको क्या कहा गया, प्रोटोसेल या कोएसरवेट नाम दिया गया। इस मिलर एक्सपेरिमेंट से 2 चीज हमारे पास निकल के आती है। पहला कि जो पहली सेल का जो ऑरिजिन हुआ वो फर्स्ट सेल की फॉर्म में हुआ। दूसरा, फर्स्ट सेल का जो ऑरिजिन हुआ वो वाटर के अंदर हुआ, और ये लगभग आज से 2000 मिलियन ईयर्स अगो हुआ। ठीक है, यानी लाइफ का जो ऑरिजिन है काफी इस कंट्रोवर्शियल है यहाँ पे, बट कि यही वो फर्स्ट सेल है जो बाद में इवोल्यूशन होके कॉम्प्लेक्स होती गई और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ का ओरिजिनेशन हुआ, और एक हाईली कॉम्प्लेक्स बायोडाइवर्सिफाइड एक एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ, इतनी सारी स्पीसीज बनी। तो अब हम आगे इस चैप्टर में यही समझेंगे कि कैसे इस सेल में इवोल्यूशन होता गया और नई नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होता गया। अब देखिए, अगला टॉपिक हमारा जो एनसीईआरटी में है वो है इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स अ थ्योरी। इस टॉपिक के अंदर ये बताया गया है कि जितने भी हमारे कन्वेंशनल लिटरेचर्स थे उनमें ये कहा गया था कि लाइफ का जो ओरिजिन है वो गॉड के थ्रू हुआ है। अर्थ बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, केवल 4000 साल पुराना है, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स तब अर्थ के साथ प्रोड्यूस हुए थे वही हमेशा रहेंगे, कोई डाइवर्सिटी जैसी चीज नहीं होती है। इन सारी बातों को चैलेंज किया एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने एक पूरी दुनिया की सी वॉयेज की थी, समुद्री यात्रा पर निकले थे। इनके सेल का नाम था HMS बीगल, और इन्होंने घूम के काफी सारी चीजें ऑब्जर्व की, और ऑब्जर्व करने के बाद इन्होंने कंक्लूजन के तौर पर एक थ्योरी दी जिसका नाम था नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। इसको हम थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन भी कहते हैं, बाय चार्ल्स डार्विन। उन्होंने कहा कि द लाइफ एग्जिस्टिंग टुडे
share similarities among themselves, not only among themselves but also the life that existed millions years of ago। ये कह रहे हैं कि आज के डेट में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहे हैं वो आपस में तो कुछ सिमिलैरिटी शेयर करते ही हैं, साथ ही साथ वो उन लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी सिमिलैरिटीज को शेयर करते हैं जो बहुत साल पहले मिलियंस ईयर्स ऑफ एगो यहाँ पर एग्जिस्ट करती थी। यानी इनका मानना है कि इवोल्यूशन जो होता है वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, यानी जब से लाइफ अर्थ का ओरिजिन हुआ है, लाइफ का ओरिजिन हुआ है, तब से इवोल्यूशन ग्रेजुअली होता चला आ रहा है। इनका दूसरा मानना है कि भाई कोई भी इंडिविजुअल सेम नहीं हो सकता, इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट इन देयर साइज, शेप एंड बिहेवियर एज वेल। इनका मानना है कि रैपिड मल्टीप्लिकेशन और लिमिटेड सप्लाई ऑफ फूड एंड स्पेस की वजह से स्पीशीज के बीच में स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस क्रिएट होता है, और उस स्ट्रगल में जो भी स्पीशीज बेटर सरवाइव करेगी, अपने आप को चेंज कर लेगी, इवोल्यूट कर लेगी, और वही सक्सेस होगी सरवाइव करने में। जब वो स्पीशीज सरवाइव होती है तो उसके वही कैरेक्टरिस्टिक्स नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं और वो स्पीशीज ज्यादा अपने प्रोजेनी प्रोड्यूस करता है देन अदर्स। इसको चार्ल्स डार्विन ने कहा था रिप्रोडक्टिव फिटनेस, या दोज स्पीशीज फिट according to the conditions they survive more and they produce more progenies। तो यानी कुल मिलाकर इन पॉइंट्स के जरिए चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी है वो नेचुरल सिलेक्शन की तरफ इंडिकेट करती है कि जो स्पीशीज नेचर के अकॉर्डिंग सरवाइव करेगी। एक और साइंटिस्ट थे एल्फ्रेड वेलेस, एल्फ्रेड वेलेस भी सेम कंक्लूजन पर पहुंचे थे, और ये कहां पर वर्क कर रहे थे, ये एक और आइलैंड था मलाय आर्किपेलागो, और ये मलाय आर्किपेलागो पर काम कर रहे थे, या वहां पे इन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया और इन्होंने भी सेम कंक्लूजन दिया। इनका भी मानना था कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है उसके कॉमन एंसेस्टर होते हैं, कॉमन सिमिलैरिटीज होती है, और इनका भी मानना था कि नेचुरली सेलेक्टेड फिट स्पीशीज सर्वाइव मोर एंड सर्वाइव बेटर देन अदर्स। अब देखिए नेचुरल सिलेक्शन का एक एग्जांपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये एनसीईआरटी में दिया गया है और इसमें कई बार नीट में भी क्वेश्चन पूछा गया है। इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म, देखिए ये एक ऐसी प्रोसेस है, ये एक ऐसा केस स्टडी है पूरा जो कि बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड में क्या हुआ था उसको दिखाता है। देखिए इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले व्हाइट विंग मॉथ ज्यादा संख्या में पाए जाते थे। उसका एक बड़ा कारण था कि उस समय पॉल्यूशन नहीं था, तो व्हाइट कलर के जो लाइकेन्स थे ये ट्रीज पर, वॉल्स पर ग्रो कर रहे थे, और व्हाइट कलर लाइकेन्स में व्हाइट कलर का जो मॉथ है वो अपने आप को हाइड कर लेगा, वो छिप जाएगा, प्रेडेटर से बच जाएगा। लेकिन जो डार्क विंग, उसी समय जो डार्क विंग के मॉथ होते थे, ये डार्क विंग के मॉथ व्हाइट बैकग्राउंड पर क्लियरली विजिबल होंगे, इसलिए जो बर्ड्स होती थी या जो प्रेडेटर्स होते थे वो इनको खा जाते थे, डार्क विंग मॉथ को। तो व्हाइट विंग मॉथ की संख्या ज्यादा हुआ करती थी बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन। लेकिन 1920 आते आते यानी आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्रीज बहुत हुई, उससे पॉल्यूशन हुआ, पॉल्यूशन की वजह से जो व्हाइट लाइकेन्स थे वो मर गए। अब दीवारें जो थी या जो पेड़ थे उनकी जो ट्रंक होती थी अब वो डार्क कलर की हो गई ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द पॉल्यूशन और डिपोजिशन ऑफ ब्लैक सूट। तो धुएं हुए से जब वो उसका बैकग्राउंड डार्क हो गया तो अब डार्क बैकग्राउंड में डार्क जो मॉथ होते थे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे, हाइड कर रहे थे। लेकिन जो व्हाइट कलर के मॉथ थे अब वो क्लियरली विजिबल थे टू द प्रेडेटर्स। तो इसलिए जो बर्ड्स होती थी उन्होंने चुन चुन के व्हाइट कलर के इंसेक्ट्स को खा लिया और डार्क विंग के मॉथ की संख्या बढ़ गई। तो यानी ये पूरा केस स्टडी हमें क्या समझाता है, इस पूरे केस स्टडी को हम इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म के नाम से पढ़ते हैं। इस केस स्टडी से हमें ये पता चलता है कि जो स्पीशीज अपने आप को अकॉर्डिंग टू द नेचर एडजस्ट कर लेगी वही स्पीशीज ज्यादा सरवाइव करेगी, उसी की ज्यादा स्पीशीज प्रोड्यूस होंगी। जो स्पीशीज अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पाएगी वो एलिमिनेट कर दी जाएगी नेचर से। यानी ये नेचुरल सिलेक्शन का सबसे बेस्ट एग्जांपल हो गया। नेचुरल सिलेक्शन का दूसरा बहुत अच्छा एग्जांपल है रेजिस्टेंस टू केमिकल्स। देखिए इसमें दो एग्जांपल से इसको हम समझेंगे। डीडीटी रेजिस्टेंस टू द मॉस्किटोज। देखिए मॉस्किटोज को मारने के लिए पहले क्या हुआ कि डीडीटी से स्प्रे किया गया एज ए इंसेक्टिसाइड्स, और
इससे ट्रेमेंडस इसका एक रिजल्ट रहा कि बहुत सारे मॉस्किटोज इससे मर गए। लेकिन कुछ मॉस्किटोज ने उस डीडीटी को रेजिस्टेंस कर लिया, उस डीडीटी से अपने आप को बचा लिया। अब जो मॉस्किटोज बच गए डीडीटी से, उन मॉस्किटोज ने रिप्रोड्यूस किया और नए मॉस्किटोज प्रोड्यूस किए। उनका ये जो कैरेक्टर था रेजिस्टेंस टू डीडीटी, वही सेम कैरेक्टर की नेक्स्ट जनरेशन में पहुंचा। तो नेक्स्ट जनरेशन के जितने भी मॉस्किटो थे वो सारे ऑलरेडी डीडीटी रेजिस्टेंस थे। तो धीरे धीरे देखते देखते ऐसे जनरेशन टू जनरेशन बहुत सारे मॉस्किटोज की पॉपुलेशन जो थी वो कंप्लीटली डीडीटी रेजिस्टेंस हो गई। यानी आज की डेट में डीडीटी का कितना भी स्प्रे करो मच्छरों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इसी को हमने क्या कहा, नेचुरल सिलेक्शन। यानी मॉस्किटो ने अडॉप्ट कर लिया नेचर को, डीडीटी के स्प्रे को अडॉप्ट कर लिया अपने आप को बेटर सरवाइव करने के लिए, और देखते देखते सारे मॉस्किटो बेटर सरवाइव कर रहे हैं। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल देखिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का है। जब किसी बैक्टीरियल पॉपुलेशन पर कोई एंटीबायोटिक डाली जाती है, जैसे मान लो ये कोई कॉलोनी है, इसमें ये कोई डिजीज कॉजिंग माइक्रोब है यानी बैक्टीरिया है, इसमें आप जब कोई एंटीबायोटिक डालोगे, जैसे हम डाल देते हैं यहाँ पे कोई भी पेनिसिलिन जैसे आपने डाली, तो यहाँ पे क्या होगा कि मैक्सिमम बैक्टीरिया यहाँ पे किल हो जाएंगे इस एंटीबायोटिक से। लेकिन अगर किसी एक बैक्टीरिया ने भी अपने आप को बचा लिया तो वो क्या होगा, अब वो सरवाइव कर गए इस एंटीबायोटिक में, तो अब वो नेक्स्ट जनरेशन में इसका ये कैरेक्टर ट्रांसफर किया, वो रिप्रोड्यूस करेगा तो अपने जैसे और बैक्टीरिया बनाएगा, और देखते देखते यहाँ पे एक नई पॉपुलेशन डेवलप होगी बैक्टीरिया की, जो कंप्लीटली क्या होगी, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होगी। तो यहाँ पे भी नेचुरल सिलेक्शन हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि बैक्टीरिया ने अपने आप को उस नेचर में अडॉप्ट कर लिया जहाँ एंटीबायोटिक है, जहाँ सारे बैक्टीरिया मर गए लेकिन कुछ बैक्टीरिया नहीं मरे। तो अब आने वाली नेक्स्ट पॉपुलेशन यहाँ पे जो होगी वो पूरी क्या होगी, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो नेचुरल सिलेक्शन के हमने ये दो एग्जांपल पढ़े, एक हमने पढ़ा इंडस्ट्रियल मैलेरिज्म। तो ये सारी चीजें हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में आया है तो आप मेरे चैनल को प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट में लिख के बताएं कि आप और किन चैप्टरों के वीडियोस देखना चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हर चैप्टर की ऐसे ही वीडियो बना के आपकी मदद कर सकें। थैंक यू।